जिनकी ट्रेनिंग भी उनकी आई, यानी हमारी एमसीएल की चेयरमैन मीरा मैडम, उन्होंने की है। और वो इस तरीके से की है कि जिनके नाम पे हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन यानी मीरा क्लीनफील्ड्स लिमिटेड की स्थापना की है। और भले ही वो सीजन में या वो काल में युद्ध नीति थी, लेकिन इस सीजन में, ये इरा में, अगर हमें भारत को डेवलप कंट्री बनाना है तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन है, और वो है बिजनेस बिजनेस बिजनेस। और ये बिजनेस का ट्रेनिंग डे 1 से श्याम सर को देने वाली, जो हमारी श्याम जी आई है, यानी मीरा मैडम, तो उन्होंने, उनके हस्ते हमारी एमसीएल की स्थापना हुई है। तो अभी हम बुलाते हैं उसी एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार डॉक्टर श्याम गोलब सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैडम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे पूरे भारत देश में हिंदू वर्ष का जो कैलेंडर है उसके हिसाब से आज की तारीख में सूरज मकर प्रवेश करता है। तो मकर और प्रवेश यानी संक्रांति। इस फेस्टिवल को, इस त्योहार को हमारे हर राज्य में, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु में मनाया जाता है और हर जगह इसके अलग अलग नाम है। बिहू, लोहरी, मकर संक्रांति, पोंगल, पौष पौष संक्रांति, ऐसे कई सारे नाम हैं। तो आप सभी को त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। मनुष्य 20 से 25 लाख साल पहले इस धरती के ऊपर आया। उसके बाद लगभग 40,000 साल पहले उसने इस एग्रीकल्चर यानी खेती की, कृषि की खोज की और तब से फिर एक जगह वो बस्ती करके रहने लगा। तब से फिर वो गांव बना, गांव से बड़ा बन के वो शहर बना। लगभग 6,000 साल पहले हमारी इस सभ्यता की, संस्कृति की शुरुआत हुई। और ये जो संस्कृति पिछले 6,000 साल से अभी तक चलती आ रही है, इसके 3 प्रमुख ऐसे कालखंड है। सबसे पहला जो कालखंड है उसे कहते हैं प्राचीन कालखंड। अभी हम 2022 में रह रहे हैं, तो 0 से लेकर 2022, ये जो 21 जो 2000 साल और 21वां जो शतक चालू है, इसे सीई कहते हैं, यानी कॉमन एरा कहते हैं। और उसके पहले का जो पीरियड है उसे बिफोर कॉमन एरा यानी बीसीई ऐसे कहा जाता है। तो 0 के पहले, बिफोर कॉमन एरा, 3500 सालों से लेके इस कॉमन एरा में पहले 4 शतक, ये जो पूरा पीरियड, ये जो पूरा कालखंड है उसे प्राचीन कालखंड ऐसे कहते हैं। इसके बाद 5वां जो शतक है, 5वें शतक से लेके 15वें शतक तक ये जो पूरा कालखंड है इसे मध्ययुगीन ऐसा कालखंड कहा जाता है। और मध्ययुगीन यानी मध्ययुगीन कालखंड के बाद 16वें शतक से लेके अभी तक ये जो कालखंड है उसे मॉडर्न यानी आधुनिक कालखंड ऐसा कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ये सभी कालखंडों में, इस पूरे हमारे पूरी दुनिया की, मनुष्य की जो भी हिस्ट्री है, जो भी ये संस्कृति या सिविलाइजेशन है, इसमें 90% ऑफ द टाइम ऑलवेज भारत एक बहुत ही समृद्ध, बहुत ही डेवलप्ड ऐसा देश रहा है। और जब मैं समृद्ध बोल रहा हूं, डेवलप्ड बोल रहा हूं, तो सिर्फ इकोनॉमी की तरफ से नहीं कि बहुत हम लोग अमीर थे, बहुत बिजनेस में आगे थे, इसलिए नहीं, लेकिन हर वो पहलू उसमें भारत देश बहुत 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 आगे था। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो टेक्नोलॉजी के इतने सारे ब्रांचेस थे, शाखाएं थी कि बाकी के किसी भी देश को, किसी भी संस्कृति को उसके बारे में अंदाजा ही नहीं था। अगर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करूं तो उस टाइम जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी में हुई है, आज के लोग वो देखते हैं कि नहीं ये सही था और इस तरह से ऐसा करना चाहिए था। एजुकेशन की बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय सिर्फ भारत में थे और उनकी इतनी शाखाएं थी कि इजिप्ट से लेके चाइना के लोग वहां, बड़े बड़े विद्वान लोग वहां पढ़ाई करने आए थे।
भारत के बारे में जो कोई जानकारी आज हमें प्राप्त है वो उन्होंने जो लिख के रखा है हमारे बारे में, उसके उसके वजह से भारत हर चीज में बहुत बहुत आगे था, विचार, संस्कार और सभी चीज में। एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमी। दोस्तों, इकोनॉमी में जो भी ये हमारा कालखंड है, ये जो भी हमारी संस्कृति का टाइम है, इस पूरे सिविलाइजेशन में 90% ऑफ द टाइम, 90% से भी ज्यादा टाइम हम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। दुनिया का जितना भी उत्पन्न है, दुनिया का जितना भी जीडीपी है, उस जीडीपी का हम लोग 30% से 40% इतना जीडीपी हम लोग तैयार करते थे, उत्पन्न तैयार करते थे। लेकिन आज की स्थिति में क्या परिस्थिति है दोस्तों? आज की स्थिति में अगर आप देखोगे तो दुनिया में दूसरे नंबर की आबादी हमारे भारत देश में, लगभग 17% लोग यहां रहते हैं। हमारे ऊपर चाइना है, चाइना में 144 करोड़ इतने लोग रहते हैं, और हमारे देश में आज की तारीख में 132 करोड़ इतने लोग हैं। लेकिन जितना जितना हमारा एरिया है हमारे देश का, हमारे 3 गुना एरिया चाइना का है। लेकिन अगर रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज में भारत दुनिया का नंबर 1 है। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो एग्रीकल्चर में भारत की जितनी भूमि है, बाकी के जितने रिसोर्सेज है, वो किसी भी देश में नहीं है। लेकिन अगर मैं इकोनॉमी का भी क्या इंडिकेटर्स है, किस पोजीशन में भारत है, ये हम लोग देखेंगे तो आज की तारीख में हमारा जो जीडीपी है, हमारा जो राष्ट्रीय उत्पन्न है, जो राष्ट्रीय उत्पन्न हर देश का होता है, उसे जीडीपी कहते हैं। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पादन, यानी उस साल में आपने अपने देश में कितने उत्पादन, यानी वस्तुओं का और सेवाओं का, इन दोनों चीजों का जो उत्पादन करते हैं आप, उसे हम लोग जीडीपी कहते हैं। तो पूरी दुनिया की जितनी जीडीपी है उसमें अगर नंबर लगेंगे तो हमारा 6वां नंबर है। पूरी दुनिया की जो जीडीपी है वो 91.98 ट्रिलियन डॉलर इतनी बड़ी जीडीपी है, और हमारी जो जीडीपी है वो 2.89 यानी 3 ट्रिलियन से कम, और परसेंटेज में पकड़े तो 3.14 इतना परसेंटेज में हमारा जीडीपी है। लेकिन हमारा भारत देश बहुत बड़ा मार्केट है, इतने सारे लोग यहां रहते हैं, तो इतने सारे लोगों का इतना बन के इतना बड़ा मार्केट भी तैयार होता है। तो अगर मार्केट की बात करें कि हमारा भारत देश में हम लोग कितना परचेस कर सकते हैं, कितने वस्तुओं को यहाँ बेचा जा सकता है, उस लोगों की देश की क्रय शक्ति कितनी, इसके हिसाब से जो रैंकिंग है उसमें हमारी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दोस्तों। लेकिन पर कैपिटा की अगर हम लोग बात करें, प्रति व्यक्ति की बात करें कि प्रति व्यक्ति हमारी आय कितनी है, प्रति व्यक्ति हमारा उत्पन्न कितने हैं, प्रति व्यक्ति हमारी जीडीपी कितनी है, तो उसमें हमारा जो रैंक है जीडीपी का वो 145 है, 145 इतना कम है। और अगर हम लोग पर कैपिटा हम लोग परचेसिंग की बात करें, कितना प्रति व्यक्ति खरीद सकता है, उसकी क्या क्रय शक्ति है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी हमारी रैंकिंग 128 इतनी है। लेकिन क्या ये है कि आपने बहुत सारे पैसे कमाए तो आप डेवलप हो गए? तो नहीं। आपका देश कितना डेवलप्ड है इसका एक अलग इंडेक्स है, और इसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसमें यह देखा जाता है कि आपके देश में जो लोग रह रहे उनका स्वास्थ्य कैसा है, आपके देश में जो लोग रह रहे हैं उनकी एजुकेशन लेवल कितनी है, एंड ऑफ कोर्स आपके देश का इनकम कितना है। तो दोस्तों, इस एचडीआई में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे देश का जो एचडीआई का क्रमांक है वो बहुत पीछे है। यानी हम 189 जो देश है जिनमें वो रैंकिंग होती है उसमें से हमारा नंबर 131वां है। तो इतने पीछे, अगर पूरे देश की डेवलपमेंट की बात करें तो इतने पीछे आज की तारीख में हम लोग हैं। अगर हम लोग हंगर की बात करें, अभी ये एक बहुत ही खराब या शर्मनाक ऐसी बात है कि हम लोग हंगर रैंक में बहुत पीछे 116 देश में भूखमरी कितनी है इसके ऊपर एक इंडेक्स होता है। इसमें ये चीज वो लेते हैं कि आपके यहाँ बच्चों को और उनकी माताओं को कितना सकस और अच्छा आहार मिलता है, आपके यहाँ बच्चे अच्छा सकस खाना न मिलने की वजह से, न्यूट्रिशन न मिलने की वजह से कैसे उनके डेवलपमेंट पे हानि हो रही है, फिजिकल, मेंटल। और तीसरा इंडिकेटर रहता है कि इसकी वजह से कितने बच्चों की वहां मौत होती है।
और ये जो 3 इंडिकेटर है, ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसमें हमारा क्रमांक अभी 101 यानी 116 देशों में ये रैंकिंग होती है और उसमें से हम लोग 101 ऐसे नंबर पे है। दोस्तों, एक एक इंडेक्स है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जो भी अभी बहुत ही सीरियसली लोग ले रहे हैं। यानी आपके देश में लोग कितने खुश हैं, इसमें लगभग 32 यानी 32 ऐसे इंडिकेटर्स है जिसके ऊपर ये इंडेक्स की रैंकिंग होती है। और इसमें सिर्फ एजुकेशन, स्वास्थ्य, जीडीपी नहीं, तो बहुत सारे सोशल पैरामीटर्स हैं। आप कैसे रहते हैं, वहां के गवर्नमेंट, वहां के प्रेस, सब कुछ इसमें है। और इस खुशहाली में, इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा क्रमांक है 139। तो ऐसा देश जो दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे डेवलप्ड ऐसा देश था, आज उसकी ऐसी कंडीशन है। आज अगर हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, अगर हम लोग व्यापार की बात करें, तो इस पूरे जो आजादी से लेके अभी तक का जो पीरियड है, उसको हम लोग 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला जो हिस्सा था वो 1947 यानी आजादी से लेके 1991 तक था। ये 54 साल का जो कालखंड था, जो पहला हिस्सा था, उसमें सरकार ने ऐसा सोचा कि ये अंग्रेजों ने जैसे 400 साल हमारे ऊपर राज किया, हमको गुलाम बनाया, ये कोई सरकार नहीं आई थी यहाँ, तो यहाँ एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बिजनेस करने आई थी। और इस कंपनी ने हमें इतने साल का गुलाम बनाया, तो हम अभी इस आजाद हिंदुस्तान में किसी भी बाहर की कंपनी को आने नहीं देंगे। हम सिर्फ खुद ही इसमें बिजनेस करेंगे, हमारे देश के लोग ही इसमें बिजनेस करेंगे। अगर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है तो गवर्नमेंट उसमें निवेश करेगी, लेकिन हम लोग अपनी पूरी इकोनॉमी प्रोटेक्टेड रखेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो, और जितना भी हम लोग इसमें काम करें, मुनाफा कमाएं, वो सब हमारे लोगों के काम है। तो जो अप्रोच था, वो अप्रोच सोशल ज्यादा था, प्रॉफिट के बजाय लोगों के लिए ज्यादा था। लेकिन इसके वजह से क्या हुआ कि इस पूरे कालखंड में बहुत नियम, रेड टेपिज्म, लाइसेंस राज, परमिट राज, यानी आज भी जो हम लोग भुगत रहे हैं, ये इसकी शुरुआत तब हुई थी जब बहुत सारा उसमें पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज्यादा करके रखा था कि किसी भी प्राइवेट, खासगी व्यक्ति को अगर कोई बिजनेस करना था तो बहुत ही मुश्किल था। और इसी का परिणाम यह हुआ कि ऐसी चीजें जो हम लोग अपने देश में बना सकते थे, वो भी हम लोग बाहर से मंगाने लगे। हमने सोचा था कि जो पूरी जरूरत है हमारी, वो हम अपने देश में पूरे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी जो ग्रोथ होनी चाहिए थी बिजनेस की, वो नहीं हुई। हमारा निर्यात इतना कम हो गया और आयात इतना 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 बढ़ने लगा कि हमारी कंडीशन 80s में बहुत ही बुरी हो गई। और फिर एक ऐसे पॉइंट पे हम लोग पहुंचे कि हमारे पास जो बाहर से चीजें हम लोग मंगा रहे, उसके देने के लिए सिर्फ 3 हफ्ते के पैसे इतने बचे हमारे पास थे। इतनी खराब कंडीशन भारत की हो गई थी कि 1991 में हम लोग बजट सादर नहीं कर पाए थे, पेश नहीं कर पाए थे, किया नहीं था हमने। और हमारी जरूरत पूरा करने के लिए हमें अपना घर का, अपने देश का सोना दूसरे बैंक में, उसी लंदन के बैंक में हमें गिरवी रखना पड़ा। हमारी कंडीशन बाकी सभी पैरामीटर्स पे इतनी कम थी कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय संस्था, जैसे कोई वर्ल्ड बैंक हो या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, ये बड़ी बड़ी वित्तीय संस्था ने भी हमको पैसा नहीं दिया, हमको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनका लग रहा था कि आप भी हम लोग भारत को कुछ पैसे देंगे तो ये सब डूबने वाला है। और ऐसे कंडीशन में फिर सरकार बदली और फिर आ गए पीवी नरसिंह राव और मनमोहन सिंह जी, और उन्होंने फिर एक ऐसा कदम उठाया कि जिस कदम से फिर उन्होंने हमारे देश को इस आर्थिक संकट से बाहर निकाला। और वो कदम था उदारीकरण, जातीयकरण और खासगीकरण। उन्होंने ऐसी पॉलिसी 1991 में शुरुआत की और ये दूसरा कालखंड शुरुआत हुई जो 1991 से लेके अभी तक का है। दोस्तों, इससे हमारी पूरी जो आर्थिक व्यवस्था है वो पूरी दुनिया के लिए खुल गई। अभी कौन से भी देश की कोई भी कंपनी यहाँ आके बिजनेस कर सकती थी, कोई भी सेक्टर में। तो वैसे सभी क्षेत्र खुल गए। जो लाइसेंस राज था वो बहुत 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 कम हो गया, और फिर से आ गया वो प्रकृति का नियम, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी आप सिर्फ भारत में रह रहे हो इसलिए आपको प्राथमिकता मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपकी कंपनी सही है, आपकी कंपनी में वो सब गुण है, आपकी कंपनी सबसे अच्छी है, तो आप बिजनेस कर पाओगे। और ऐसे ही
नीति की शुरुआत हुई 1991 के बाद। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि हमारा एक्सपोर्ट 16 गुना बढ़ा, हमारा इंपोर्ट 19 गुना बढ़ा, और आज की तारीख में हमारा इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट की क्या कॉम्बिनेशन, क्या कंपोजिशन है, वो हम लोग देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि हम लोग क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों लगभग 4400 से ज्यादा चीजें हम लोगों को एक्सपोर्ट करते हैं। लगभग जितने भी देश है 200, उस सभी देशों में हमारा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आज की तारीख में भारत से वहां जा रहा है। तो सबसे पहले जो चीज है जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो है मिनरल फ्यूल, ये जो क्रूड ऑयल है ना, उसके प्रोडक्ट्स। आप बोलेंगे कि क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट्स हम लोग एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हैं? तो दोस्तों भारत को 82% से ज्यादा ऑयल हम लोग बाहर से मंगाते हैं, क्रूड ऑयल मंगाते हैं, उससे पेट्रोल डीजल सब कुछ बनाते हैं और फिर उसको गाड़ियों में यूज करते हैं, घर में इस्तेमाल करते हैं, ऐसा सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस पेट्रोल के साथ इस क्रूड ऑयल के साथ आती है बाकी के भी प्रोडक्ट, जिसका नाम है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। दोस्तों ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स भी आज की तारीख में ऐसा समझे कि हमारी जिंदगी बन चुका है। सुबह ब्रश से लेके प्लास्टिक रबर सब कुछ आज इसे ये जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स है ये इससे आता है। तो हमारी रिफाइनरी आज की तारीख में बहुत बड़ी है और इस रिफाइनरी में पेट्रोल के साथ ये बाकी की चीजें भी तैयार होती है, लुब्रिकेंट्स तैयार होते हैं, सब कुछ तैयार होता है और ये सब बाकी के जो प्रोडक्ट्स है ये हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इसलिए पिछले साल हम लोगों ने 9.2 टोटल जो हमारा एक्सपोर्ट था वो इसका था 26.9 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 2,01,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हमने बाहर के देशों किया। दूसरा जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं वो है जवाहिरात, वो है प्रीशियस, मूल्यवान जो हीरे मोती है वो। हम लोग सब जानते हैं कि अपना देश पूरी दुनिया में सोने के लिए जाना जाता था। हम भारत देश में इतना सोना था कि भारत देश को दुनिया की सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इस हजारों साल की जो हमारी संस्कृति है सोने की, उसके साथ हमारे यहाँ एक कला विकसित हुई है, इसके ऊपर कला कुसर करने की, हैंडीक्राफ्ट्स, और इसमें जो कारागिर है वो पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। दोस्तों पिछले साल ऐसे कारागिरी करके ऐसे जो जवाहिरात है हम लोगों ने बाहर के लोगों में, बाहर के देशों में एक्सपोर्ट किए, वो 1,95,000 करोड़ के पूरे एक्सपोर्ट का 8.96% था। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल। दोस्तों आपको सुन के ताज्जुब होगा, लेकिन दुनिया में फार्मास्यूटिकल का पूरी दुनिया में बहुत अच्छा नाम है। भारत पूरी दुनिया में जितनी भी दवाई बनती है उसका तीसरे स्थान पे इतनी सब दवाइयां भारत बनाता है। जितने भी वैक्सीन पूरी दुनिया में बनते हैं 50% वैक्सीन भारत बनाता है। जितने भी अमेरिका में जेनेरिक दवाई जाती है, देखो 2 दवाई है, एक तो ब्रांड बनाता है कोई सिप्ला टाइप कंपनी या जेनेरिक होती है। तो जेनेरिक दवाई अमेरिका में 40% भारत बेचता है। इंग्लैंड में तो पूरा 25% जितनी भी दवाई इंजेक्शन जो कुछ आप लो वो भारत से आता है और वहां जाता है। हमारे यहाँ 3,000 से ज्यादा कंपनीज हैं और लगभग 10,000 10,500 हमारे यहाँ फैक्ट्रीज है। तो दोस्तों पिछले साल हम लोग, और ये इसका कारण ये है, इसका कारण आप समझिए, कारण यह है कि हमारे यहाँ टैलेंट है, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी है, हमारे यहाँ इस पे काम करने वाले रिसर्चर्स, और इसीलिए कम कॉस्ट में और अच्छी क्वालिटी, हमारे जीएमपी करके क्वालिटी है, जो क्वालिटी यूएस में, यूके में और पूरी दुनिया में उसको अप्रूव्ड है, और ऐसी क्वालिटी का माल हम लोग तैयार करके बेचते हैं। पिछले साल हमने 1,45,000 करोड़ का ये माल बेचा और वो पूरे एक्सपोर्ट का 6.64% था। इसके आगे जो नेक्स्ट है वो है मैकेनिकल अप्लायंसेस। दोस्तों मैकेनिकल अप्लायंसेस यानी छोटी छोटी मशीन्स जो हमारे घर में, मिक्सर होता है, जो गीजर होता है या ओवन होता है, ये सब छोटी छोटी मशीन, इससे लेके कुछ इंडस्ट्री में छोटी छोटी मशीन जो लगती है उसे मैकेनिकल अप्लायंसेस कह सकते थे। पिछले साल हम लोग ने 1,42,000 करोड़ का माल बाहर के देशों को एक्सपोर्ट किया, और इसकी कारण थे कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी विकसित है, हमारे यहाँ स्किल्ड मैन पावर है और ये काम बहुत सस्ते में होता है। दूसरा है ऑर्गेनिक केमिकल्स। दोस्तों ये ऑर्गेनिक केमिकल्स यानी हमारे दिन ब दिन की हाउस होल्ड या बाकी की चीजों में बहुत सारे केमिकल्स लगते हैं।
यानी वो डिश वॉशर हो या टॉयलेट्स का क्लीनर हो या साबुन हो या शैम्पू हो या पेंट्स हो, अडेसिव से सब कुछ। और ऐसे तैयार करने वाली बहुत सारी फैक्ट्रियां आज हमारे देश में। पिछले साल हमने 1,34,000 करोड़ का ये ऑर्गेनिक केमिकल्स बाहर भेजा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मशीनरी। अभी इलेक्ट्रिक मशीनरी यानी वो पूरी मशीनरी, वो पूरे सब इक्विपमेंट और सब कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी को लग के है। देखिए अभी इलेक्ट्रिसिटी तो एक अहम इसेंशियल ऐसी कमोडिटी है। अभी इतने सारे लोग यहाँ रहते हैं, तो हमारे यहाँ वैसे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी है जो इस इलेक्ट्रिसिटी को लेके इक्विपमेंट्स बनाती है, और इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक मशीनरी। तो इसमें वो ट्रांसमीटर से लेके ट्रांसमिशन, टरबाइन से लेके हमारे छोटे छोटे स्विचेस है वो सब आते हैं। पिछले साल हम लोगों ने 1,06,000 करोड़ का माल बाहर के देश को एक्सपोर्ट किया। गाड़ियां, दोस्तों हम लोग दुनिया के लिए पूरे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर, यहां से लेके कमर्शियल और बड़े बड़े जो वाहन होते हैं उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती है, और हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। लगभग पिछले साल 1,02,000 करोड़ की गाड़ियां या ये जो प्रोडक्ट है हम लोगों ने दुनिया को बेचा। नेक्स्ट है आयरन एंड स्टील। हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ इस आयरन स्टील को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है उसकी बहुत सारी खदानें हैं। छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, ओडिशा हो, ऐसी जगह में सब कुछ है। और यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियां है जो इस आयरन ओर से लेके आयरन एंड स्टील बनाती है। और हम दुनिया में अभी लगभग पिछले साल 90,750 करोड़ का इतना माल हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। और ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर, हमारा 9वां जो आइटम है वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर से जो धान हम लोग जो तैयार करते हैं वो हमने पिछले साल एक्सपोर्ट किया 75,750 करोड़ का। लगभग 10 बिलियन से भी ज्यादा है ये। और पूरे जो एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं उसका 3.46 इतना परसेंटेज हिस्सा है। और आखिर में है प्लास्टिक। दोस्तों प्लास्टिक भी हम लोग बहुत बड़े पैमाने में तैयार करते हैं। पिछले साल हम लोगों ने प्लास्टिक और प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए उसकी वैल्यू थी 51,000 करोड़। तो ये थे 10 ऐसे प्राइम प्रोडक्ट्स जिसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। आइए देखते हैं अभी इंपोर्ट क्या करते हैं, बाहर से क्या मंगाते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स द क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। दोस्तों हम लोग जितना भी पैसा बाहर की चीजों के लिए खरीदने के लिए देते हैं वो जो पूरा अपना बिल है उस बिल का 25%, 1/4 अगर हमारा पैसा कहीं जाता है तो इस क्रूड ऑयल के लिए जाता है। हमें जितनी भी ईंधन की जरूरत है हमें पूरी 80% से ज्यादा वो जरूरत हम लोग बाहर से लेके वो चुकानी पड़ती है। पिछले साल हमने 99.7 बिलियन डॉलर यानी लगभग 7,48,000 करोड़ इतना हमने क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाया। अभी देखिए जो हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया वो क्रूड नहीं था, ये रॉ मटेरियल ऐसा समझिए। क्रूड ऑयल आता है, हमारे यहाँ रिफाइनरीज है, उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं और हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं जो भी है। तो ऐसा समझे कि अगर 7.5 लाख करोड़ का माल आ रहा है तो उसका जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो 10 लाख करोड़ के, 11 लाख करोड़ के शायद प्रोडक्ट बनेंगे जो नीचे जाएंगे। तो इस 10 लाख 11 लाख करोड़ में सिर्फ हम लोगों ने 2 लाख करोड़ बाहर दिया है। आप सोच रहे हैं इसके नेक्स्ट जो है जो हम लोग बाहर से मंगाते वो है ये जो सोना और ये जवाहिरात जवाहिरात नहीं बोलूंगा मैं, सोना और ये कीमती हीरे। सोना यहां सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है। सोना पहनने की, सोना इस्तेमाल करने की हमारी संस्कृति हजारों सालों से है, इसलिए दुनिया के सबसे ज्यादा सोने का इस्तेमाल करने वाला देश हम है, दूसरे स्थान पे है। तो सोना तो यहां आता है और सोने को लेकर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि हमारे पूरे जीडीपी का 7% जीडीपी वहां से आता है। हमने देखा कि हमारा जो टेक्सटाइल है, जो कापड़ उद्योग है, वो सिर्फ 2% जीडीपी देता है, लेकिन सोना उससे 3.5 गुना 7% जीडीपी तैयार कर रहा है। तो हम लोग बहुत सारा सोना बाहर से मंगाते हैं और हमारे यहाँ संस्कृति ऐसी है, यानी कितनी भी कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन सबको लगता है कि अपने घर में थोड़ा सा सोने का कुछ तो होना चाहिए। और इसमें से जो जवाहिरात आते हैं, जो कीमती हीरे आते हैं, वो उस पर हम लोग कला कुसर करके बाहर भेजते हैं। तो हम लोग बाहर भेजा हम लोगों ने 1,95,000 करोड़ का, लेकिन बाहर से जो कुछ मंगाया वो मंगाया 4,13,000 करोड़ का। तीसरा है इलेक्ट्रिक मशीनरी।
इतने सारे लोग, इतनी सारी आबादी जब अपने देश में रहते हैं तो इतनी जरूरतें इलेक्ट्रिसिटी की है। इसी को लेके हम लोगों ने पिछले साल 3.5 लाख करोड़ जो पूरे इंपोर्ट का 11% से ज्यादा 11.8%, ऐसा हम लोगों ने बाहर से सब मशीनरीज लाई, इक्विपमेंट्स लाए और ये सब इलेक्ट्रिकल जो जरूरत है उसके उसको पूरा किया। और जो एक्सपोर्ट किया वो सिर्फ 1 लाख करोड़ का किया, मंगाया 3.5 लाख करोड़ का। मैकेनिकल अप्लायंसेस, यही जो मिक्सर, कॉफी मेकर, लैम्प, ये फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब जो आप देख रहे हैं, टीवी वगैरह, इसको मैकेनिकल अप्लायंसेस बोलते हैं। हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, लेकिन हम लोगों ने इंपोर्ट कितना किया? 2.78 लाख करोड़। यानी हम लोगों ने मंगाया 2,78,000 करोड़ का, और इसमें से और एक्सपोर्ट किया 1.42 करोड़ का। वैसे ही है ऑर्गेनिक केमिकल्स का। ऑर्गेनिक केमिकल्स में हम लोगों ने जितना बाहर वालों को दिया उससे ज्यादा हम लोगों ने इंपोर्ट किया। 1,47,000 करोड़ का ये प्रोडक्ट्स हम लोगों ने बाहर से मंगाए और यहां इस्तेमाल किए। 6वें स्थान पे है प्लास्टिक। तो हम लोगों ने अगर 51,000 का प्लास्टिक निर्यात किया तो हम लोगों ने 99,750 यानी ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक बाहर से मंगाया भी। दोस्तों, इसके आगे है वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल तो एक ऐसी चीज है कि जो कंपलसरी हम 100%, हम तो एक्सपोर्ट करते ही नहीं, जितना भी लगता है सिर्फ 30 से 40% ही हम लोग यहाँ तैयार कर पाते। 60% 60 से 70% हम बाहर से मंगवाते हैं। अभी वेजिटेबल ऑयल तो एक ऐसी चीज है जो हम लोग खेतों से तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो भी हम लोग बाहर से मंगवा रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने 84,750 करोड़ का इतना तेल, खाद्य तेल, वनस्पति तेल हम लोगों ने बाहर से मंगवाया और कोई एक्सपोर्ट नहीं। ऑफकोर्स आपको सुन के ताजुब होगा, लेकिन जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो किसी भी चीज से अगर आपकी जांच कर रहा है, अगर आप आंख के डॉक्टर के पास जाएंगे तो जो मशीन में आपको बिठाएगा, कान के डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सब जो उपकरण होते हैं ना, सब अपरेटस, वो मैक्सिमम बाहर से ही आते हैं, मैक्सिमम। पिछले साल हम लोगों ने 63,750 करोड़ इतने चीजों के, इतने सब उपकरण, मेडिकल उपकरण बाहर से मंगवाए। पूरा जो ऑपरेशन थिएटर वगैरह जो चीज सब लगती है वो सभी बाहर से हम लोग मंगाते हैं। आयरन एंड स्टील हम लोग भले ही तैयार कर रहे हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा सोर्स है रॉ मटेरियल का, लेकिन फिर भी हम लोग जो अच्छे क्वालिटी का स्टील होता है या बाकी अलग अलग रिक्वायरमेंट का स्टील है, तो वो हम लोग बाहर से भी मंगाते हैं। 61,000 करोड़ 500 का, 61,500 करोड़ का इतने क्वांटिटी का स्टील, आयरन हम लोगों ने बाहर से मंगा। और ऑफ कोर्स इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ये पेंट्स, ये सब इनऑर्गेनिक चीजें, कई सारी चीजों में ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स लगते हैं, कई सारी इंडस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिकल्स लगते हैं, और ये सब हम अपने घर में इसके उत्पादन इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी चीजों में भी हम लोगों ने पिछले साल लगभग 51,000 करोड़ के हम लोगों ने ये सभी प्रोडक्ट्स बाहर से मंगाए, जो हर दिन हमें किसी न किसी की चीजों से लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी इंपोर्ट वाली बात। अभी बैलेंस ट्रेड क्या है दोस्तों? हम लोग जो भी अभी बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं देश के लेवल पे, वो ऐसा कर रहे हैं कि हमारा निर्यात हमेशा कम रहा है और आयात हमेशा ज्यादा रहा है। पूरे ये पूरे आजादी से लेकर अभी तक अगर हम लोग बात करें तो हमेशा हमारा निर्यात ज्यादा है और हमारा बिजनेस हमेशा घाटे में रहा है। कितना घाटा है? तो पिछले साल अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने जितना इंपोर्ट किया $394 बिलियन का, और एक्सपोर्ट किया $291 बिलियन का, इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो घाटा है, वो $103 बिलियन, यानी 7,72,000 करोड़ का घाटा पिछले साल करके हम लोग धंधा कर रहे हैं। और पहले से कर रहे हैं, यानी जब से हमें आजादी मिली, जब से हम लोगों ने एक इकोनॉमी करके, भारतीय अर्थव्यवस्था करके हम लोग शुरुआत की है, सिर्फ 2 साल ऐसे थे कि जब हमें घाटा नहीं हुआ था, हमें फायदा हुआ था। वो था 1972-73 और 1976-77, 72-73, 76-77। तो ये 2 साल ऐसे थे कि जहां हमें 104 करोड़ यहां मिला, 68 करोड़ 68 करोड़ यहां मिला। उसके बाद अभी तक हम लोग नेगेटिव में है। और कौन सा और सेक्टर? एग्रीकल्चर एक ऐसा था कि जब हम आजाद हुए तब 50% से भी ज्यादा जीडीपी हमारा एग्रीकल्चर से आता था, जो अभी
20% से भी कम है। जो इंडस्ट्री पहले 20% से कम थी वो अभी 30% तक है, और सर्विसेज जो एकदम कम थी, 30% ही जीडीपी देती थी, वो अभी 60% तक हो गई है। दोस्तों सबसे ज्यादा व्यापार जो हम लोग एक्सपोर्ट जो करते हैं, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वो करते हैं अमेरिका को। अमेरिका नंबर 1 पे है जिसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद है चाइना, बाद में यूएई, सिंगापुर, बांग्लादेश, हांगकांग, यूके यानी लंदन, बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया। ये हमारे एशियन और कुछ यूरोपियन कंट्रीज है। लेकिन हम लोग अगर इंपोर्ट की बात करेंगे तो हमारी इंपोर्ट में नंबर 1 पे है चाइना। सबसे ज्यादा माल अगर हम लोग किसी से मंगाते तो वो है चाइना, और इतने क्वांटिटी में मंगाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद है अमेरिका, उसके बाद है यूएई, संयुक्त राष्ट्र अमीरात, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरेबिया, हांगकांग, इराक, जर्मनी, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, जापान। तो ऐसे अपने देश की जहाँ से हम लोग ये हमारा जो सामान है वो मंगाते हैं। लेकिन एक चौंकाने वाली बात मैं आपको बोलता हूँ, चाइना के साथ अपना जो व्यवहार है ना, चाइना के साथ अपना जो व्यापार है, आपको सुन के ताज्जुब होगा। चाइना इतना पैसा कमाता है हमसे कि आप सोच नहीं सकते। पिछले साल चाइना ने हमसे 4,23,525 करोड़ कमाए। हम लोगों ने चाइना को एक्सपोर्ट क्या किया? 66,000 करोड़ का, सिर्फ 66,000 करोड़ का हम लोगों ने चाइना को एक्सपोर्ट किया, और मंगाया कितना? 4,90,000 करोड़। यानी हम लोग एक्सपोर्ट जो किया ना वो 66,000 करोड़ कितना कम है कंपेयर टू 4,90,000 करोड़ हम लोगों ने। और इस पे एक बात मैं आपको बोलता हूं, एक बात क्या है कि हमने जो एक्सपोर्ट किया ना उसमें से ऑलमोस्ट 40% वो चीज है जो भारत के अलावा कोई नहीं करेगा। क्या? वो जवाहिरात। मैंने बोला ना, कारागिर अपने पास ही है, दुनिया में कहीं नहीं। तो वो चाइना को ऑप्शन नहीं, इसलिए वो चाहे तो भी कोई नहीं है वो देने के लिए, इसलिए हम दे रहे हो। 40% हमारे गहने वगैरह वो सब इस्तेमाल करते। लेकिन उनसे जो माल हम लोगों ने 4,90,000 करोड़ का किया ना, वो हम लोग यहां भी तैयार कर सकते। ये बहुत बड़ा डिफरेंस। ये हमें समझना पड़ेगा कि चाइना जो चीज हमें दे रही है तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो चाइना के पास है चाइना कर सकते और हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आज के दिन में ये परिस्थिति है। दूसरा हमारे जो अच्छा पार्टनर है वो है अमेरिका, बड़ा पार्टनर। लेकिन अमेरिका के साथ अपना व्यापार हमेशा अच्छा रहा है। अमेरिका के साथ इतने सालों से जो हम लोग धंधा कर रहे हैं ना, वो हमेशा अपना पॉजिटिव में रहा है। हमेशा हमने अमेरिका को बेचा ज्यादा है और खरीदा कम है, यानी एक्सपोर्ट ज्यादा किया और इंपोर्ट कम है। पिछले साल भी ये हमारा प्रॉफिट, हमारा जो व्यवहार था वो प्रॉफिट में था। दोस्तों अभी देखिए, ये जो चीजें मैंने आपको बताई ना, ये चीजें शायद आपको कहीं भी मिलेगी। ये नंबर्स आपको मिलेंगे, ये कितना क्या हो रहा है ये सब आपको मिलेंगे, ये सब जानकारी शायद आपको कहीं मिल जाएगी। लेकिन आज इस वेबिनार में कुछ दो चीजें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो चीजें, ये जो कंपोजिशन है ना, जो चीजें हम लोग निर्यात कर रहे हैं, जो आयात कर रहे हैं, ये जो चीजें है ना, ये कोई भी दूसरी कंट्री, कोई भी दूसरा देश, ऐसा समझो कोई अफ्रीकन देश, कोई अफ्रीका में है और उसके पास इतनी आबादी है, तो भी उसका आयात निर्यात ऐसे ही होता था। उसका इतिहास से कोई लेना देना है नहीं। हमारा कितना गौरवशाली इतिहास है, कोई लेना देना है नहीं। हमारे में क्या रिसोर्स है, कोई लेना देना है नहीं। जो आज के दिन में हमारा कंपोजिशन है वो एकदम बेसिक है। बेसिक से हम लोग धंधा कर रहे हैं, बाकी कुछ नया काम नहीं कर रहे। और ये जो हम लोग निर्यात भी कर रहे हैं ना, वो निर्यात भी कैसा कर रहे हैं मैं आपको बोलता हूं। अभी कैसे हर सेक्टर में कोई भी आके यहाँ धंधा कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। तो लोग क्या कर रहे हैं, एक तो भारत को बेचने के लिए, एक तो अपने देश में बनाओ और भारत को बेचो, नहीं तो भारत की इधर ही फैक्ट्री डालो। तो उसमें क्या होगा, एक तो कॉस्ट कम पड़ेगी और वही भारत में बेचो मार्केट में, और जो बचा हुआ है वो एक्सपोर्ट करो। हुंडई कार, अभी हुंडई कार का नंबर 1 पे वो काम करती है, कार कंपनी, उनका प्लांट है इधर। तो कार कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रही है, जो हम लोगों ने अभी देखा कि कार में इतना इतना हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया, तो किसने किया? हुंडई ने किया। ये प्लास्टिक का, ये बाकी के अप्लायंसेस का, मैकेनिकल अप्लायंसेस, आपको क्या लगता है कि यहाँ आके हमारा कोई व्यापारी कर रहा है? नहीं, बाहर की कंपनियां भी तो इस एक्सपोर्ट में है।
लेकिन जो दो इशू मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, वो अलग है। सबसे पहला यह इशू है, इशू यह है कि हम लोग धंधा ही नहीं करते। इशू यह है कि हम लोग बिजनेस ही नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। ये जो है ना, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। हमारे पास इतनी आबादी है, इतने परिवार यहां रहते हैं, इतने बच्चे रहते हैं, इतने लोग यहां रहते हैं कि उनके जरूरतें हैं कंपलसरी, जो मिनिमम जरूरतें जो लगती है वो है। और जब जरूरत है तब प्रोडक्ट्स है, और जब प्रोडक्ट्स है तो बहुत सारे बिजनेस के क्षेत्र है ना यहाँ। बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे क्षेत्र है, बहुत सारे बिजनेसेस कर सकते हैं हम लोग। ऐसी परिस्थिति हमारे इधर, क्योंकि बेस इतना बड़ा है, मार्केट इतना बड़ा है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं हम लोगों ने बिजनेस किया। अगर हम लोगों ने ये जो पूरा जो आज की तारीख में इतना बड़ा मार्केट है, इतने सारे जो क्षेत्र जो हम लोग देख रहे हैं इधर, तो इतने सारे क्षेत्र में अगर हम लोग खुद तैयार करें माल, तो एक बड़ी इकोनॉमी तो हम ऐसे ही बन सकते। लेकिन हमने क्या किया, ये आगे के जो हम लोगों ने पहले 54 साल जो करने की कोशिश की, हम लोग ने यही सोचा था कि कोई जरूरत नहीं बाहर से बिजनेस करने की, पहले अपने यहाँ बिजनेस करते, अपने यहाँ काम करते, अपने लोग काम करेंगे, मेहनत करेंगे, कमाएंगे वगैरह सब करेंगे, किसी को बाहर वाले की अलाउड करने की जरूरत ही नहीं। हम इतना करके भी हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी हो सकती थी। हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या किया हम लोगों ने इस 54 सालों में? कुछ नहीं किया। आप बोलोगे ना ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था, ये परमिट सिस्टम था, लाइसेंस था, ये सभी सभी देशों में अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं, वो हम लोग बोल ही नहीं सकते ये प्रॉब्लम थे करके। परिस्थिति ऐसी थी ना कि हम लोग ऐसे सिचुएशन पे आ गए थे कि हमें पूरा देश, अभी पूरी दुनिया को लगा कि अभी इनका कुछ नहीं होने वाला। और फिर हमको बाय डिफॉल्ट मजबूरन हमको ये पॉलिसी लानी पड़ी, उदारीकरण, खासगीकरण, व्यापारीकरण, जहां लोग फिर बाहर से कोई सी भी सेक्टर में कोई भी कंपनी आ सकती थी और धंधा कर सकती थी। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि किया ही नहीं ना हमने धंधा। हमने कभी धंधा ही नहीं किया, कभी हमने समझा, कभी इतने सालों में कभी देखा ही नहीं कि क्या हो रहा है उसमें। और आज की तारीख में तो आप सुबह जो उठेंगे ना, वो हाथ के ब्रश से लेके चप्पल तक, कोई भी कंपनी, कोई भी छोटा छोटा सेक्टर भी लीजिए आप, कोई भी छोटे छोटे सेक्टर में भी बहुत कंपनियां आ रही है और यहां हमें माल बेच रही है, धंधा कर रही है। हर क्षेत्र में, बहुत बड़ी कार कंपनी हो या बहुत बड़ी छोटा कुछ है, सब कुछ इसमें, हर कंपनी इसमें बहुत अच्छा मुनाफा आज के देश में कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग। हम लोग बिजनेस नहीं करते, हम लोग सिर्फ मार्केटिंग करते हैं, चीजों को बेचना सिर्फ जानते हैं हम लोग। आपको क्या लगता है कि वो विवो, ओप्पो का जो फोन है जो आप लोग खरीदते हैं, उसको बेचने के लिए क्या कोई चाइनीज आएगा? यार नहीं। एप्पल का कोई फोन है यहाँ बेचने के लिए, कौन, वो अमेरिकन नहीं आएगा यार। वो बेचेगा कौन? कोई पंजाबी बेचेगा, मराठी बेचेगा, गुजराती बेचेगा, कनाडी बेचेगा, वो अपने ही लोग बेचेंगे ना। बेचने वाले तो कोई अमेजन की चीज बेचो, ये चीज बेचो, कोई भी चीज बेचो आप, बेचने वाले कौन है? वो बाय डिफॉल्ट लोकल लोग ही रहने वाले हैं। इसलिए हमको नौकरियां वगैरह सब कुछ मिल रहा है और हम लोग उसमें खुश है। बेच क्या रहे हम लोग? कोई लेना देना नहीं, हम लोग कर ही नहीं रहे धंधा, हम लोग सिर्फ ट्रेडिंग और मार्केटिंग कर रहे हैं जो बाय डिफॉल्ट है। और बाय डिफॉल्ट एक दो ऐसे सेक्टर है, जैसे जमीन का, रियल एस्टेट है। अभी रियल एस्टेट में ऐसा कि बाहर के कोई आदमी यहां जमीन ही नहीं ले सकते, इसलिए वो वहां कोई आए नहीं, ऐसा समझिए आप। तो हर चीज में, हर सेक्टर में, हर बिजनेस में जो भारत में आज की तारीख में हो रहा है, हम लोग तो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं। इसको ये एजेंसी, उसको एजेंसी, धंधा नहीं करते हम लोग। दोस्तों, ये जो कंपनियां आप बोल रहे, ये सभी कंपनियां यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 है। आपको क्या लगता है? आप जो है ना, आप अभी गुलाम बन चुके हैं, हम सब लोग गुलाम बन चुके। एक तो आप कस्टमर्स हो गुलामी में। आप आज क्या कर रहे हो? आपने आज क्या ऑर्डर किया, क्या लिया, 100 रुपए का चार्जर लिया, ये मंगवाया, ऐसे किया, वैसे किया, सब जानकारी उनको होती है। तो कस्टमर तो आगे आपको क्या चाहिए, क्या लगेगा, कैसे करेंगे, वो पूरी उसकी जानकारी रखते हैं और समय समय पे फिर आपको ऐसे कुछ देंगे कि आप उनके से ही प्रोडक्ट लेंगे। तो ये रहा कस्टमर। और अगर उनकी वजह से आपको अगर नौकरी मिली है, तो वो तो माए बाप ही हो गए ना, फिर उनके बिना तो सवाल ही नहीं। तो इस तरह से ये कंपनियां अभी आज की तारीख में ईस्ट इंडिया कंपनी
वर्जन 2 है और पूरी तरह से हम हमारी अर्थव्यवस्था में, हम जो लोग इस देश में रह रहे हैं वो उनके गुलाम बन रहे हैं। दोस्तों, हर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि जिसमें ये नहीं, अगर छोटा से छोटा साबुन भी आज आप खरीदते हो ना, यानी एक सैशे में 1 रुपए का शैम्पू से लेके जो भी कुछ चीज है ना, वो आज मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ आके हम बेच रही है। और ये बिजनेस जो है, ये कंपनी है ना, ऐसा नहीं कि वो बाहर से आती है और कुछ गलत करती है, ऐसा नहीं। एक्चुअली किसी भी एंगल से अगर आप देखो, किसी भी एंगल से अगर आप देखो, ये कंपनी कैसे हिस्सा बिजनेस करती है, तो वो एक्चुअली प्रॉपरली बिजनेस करती है। जिस तरह से वो प्रोडक्ट बनाती है हम लोग नहीं बना रहे, जिस तरह से वो सर्विसेज देती है कस्टमर्स को हम लोग नहीं दे रहे, जिस तरह से आगे की कोई चीज का ख्याल रखते हैं वो नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी एंगल से ऐसी कंपनी को अगर देखोगे आप, तो ये कंपनी ही बिजनेस कर रही है, क्योंकि वो उनकी लायकी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हम लोग बोलते हैं ना वो। तो क्यों ऐसी परिस्थिति में आज हम लोग हैं, क्यों ऐसे सब कुछ बिगड़ चुका है? तो ये जानने के लिए ना हमें थोड़ा सा इतिहास भी देखना पड़ेगा। अब ये इतिहास ऐसा सब्जेक्ट था, मैंने कभी उसको ज्यादा पढ़ा नहीं, मुझे कभी अच्छा ही नहीं लगा, कभी स्कूल में नहीं पढ़ा, कभी कॉलेज में तो सवाल ही नहीं, मैं साइंस में था। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, जो भी कुछ कठिनाई है, परेशानी है, उसके जड़, उसकी जो बेसिक्स है ना, वो कहीं इतिहास में होते हैं। आज भी हमारे सामने अगर कुछ चुनौतियां होगी ना, तो उसके सोल्यूशन में अगर आपको सोल्यूशन रखना है, तो आपको इतिहास अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये सोल्यूशन करना है, क्योंकि नहीं ऐसे ऐसा करके वो आगे आए। तो हमें इतिहास देखना है। दोस्तों, क्यों ऐसे हुआ? देखो, क्यों अंग्रेजों ने 400 सालों तक हमें गुलाम बनाया, अब सोचिए। और आज की तारीख में तो कैसा है, आज की तारीख में हम तो गरीब लोग, हमें जरूरत है, इसलिए हम लोगों ने सबको बुलाया है और वो कर रहे राज जो कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम 1600 शतक में जब हम इतनी बड़ी इकोनॉमी थे, अरे जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे ना, तो हम जीडीपी 30%, पूरी दुनिया का जीडीपी 30% हम लोग बना रहे थे। अब 1/3, इतने अमीर थे हम लोग। और ये जो अंग्रेज थे, इंग्लैंड थे, वो सिर्फ 2% भी नहीं थे, और नंबर्स में भी वो इतने कम थे कि अगर एक साथ हम लोग आवाज दे तो वो पूरे हट जाए। फिर भी वो कैसे आए, क्या किया उन्होंने? तो उन्होंने देखो, आज जो हम लोग कहते हैं ना कि हर तालुका हमें एक राज्य बनाना है, क्योंकि हर तालुका की संस्कृति अलग है, लोग अलग है, यहाँ की परिस्थिति अलग है, खेती अलग है, जमीन अलग है, सब कुछ है। वैसे हजारों सालों से चलता है, हजारों सालों से यहाँ लोग रह रहे, हजारों सालों से अलग अलग सल्तनतें है, अलग अलग राज्य है, और ये करते आ रहे। लेकिन जिस चीज की वजह से अंग्रेजों ने यहाँ इतना बड़ा, इतने बड़े देश को गुलाम बनाया, वो एक सिद्धांत, वो एक प्रिंसिपल था, फुट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। हम लोग इतने साल से अमन शांति से रह रहे थे, लेकिन अगर कोई दो राजाओं के कुछ प्रॉब्लम है, तो जिससे अपने को फायदा है उसके साथ जाओ, उनको मदद करो और लड़ाई करवाओ और पहले उनको जीतो। तो अंग्रेजों का फायदा कैसे हो कि उनको दोनों राज मिलते थे, और वो राजा को क्या बोलते थे कि हमें आप पैसा मत दो, हमारी पूरी सेना आपके नेतृत्व में आपके लिए काम करेगी, आपका सिर्फ संरक्षण वगैरह करेगी, ऐसा सब बोल देंगे। आप हमें सिर्फ क्या दो, हमें पैसा मत दो, हमें सिर्फ वो दो, खेती के जो लैंड रेवेन्यू है उसके कलेक्ट करने का, खेती के ऊपर ध्यान रखने का इतना आधार दो, क्योंकि उनको पता था कि असली जो चीज है वो क्या है। और ऐसा करते 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 उन्होंने वो राज्य अपने इसमें ले लिए। और बाद में एक ऐसा समय था कि उसके बाद अंग्रेजों ने डायरेक्टली वार्निंग देना चालू कर दी, दूसरे राजाओं को बोलते थे कि देखो, अगर आपको रहना है तो हमारे पास आ जाओ, नहीं तो हमसे युद्ध करो। इस लेवल तक वो धीरे धीरे करके गए और पूरे देश को उन्होंने गुलाम बनाया, और जो जिसके ऊपर फोकस किया वो था एग्रीकल्चर। दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान अगर अंग्रेजों ने कुछ किया ना, तो हमारी सोच पूरी तरह से नष्ट कर दी। हमारी सोच को उन्होंने ऐसा गुलाम बनाया। देखो, हमारे यहाँ से उन्होंने सोना तो लिया, जो कुछ हमारे पास जवाहरात था, जो कुछ था, वो सब कुछ वो तो लेके चले गए। इतने 400 सालों तक खेती की उन्होंने। क्यों आज ब्रिटेन इतना बड़ा, जो यूनाइटेड किंगडम है, इतना बड़ा देश कैसे है, डेवलप्ड देश कैसे है? क्योंकि उन्होंने 400 साल भारत की खेती का इस्तेमाल किया और अपने देश, अपना उसको बड़ा किया। वो भी उन्होंने किया, वो भी जाने दीजिए।
रिसोर्सेस है हमारे पास, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या किया कि उन्होंने अपनी जो दिमाग है ना हमारा, ये बदल दिया। हमारी जो जो सोच है ना, वो इस तरह से उन्होंने गुलाम की कि हर चीज में उन्होंने दिखाया कि आप गुलाम हो और हम रूलर है, हम राज्य करते हैं। आप गुलाम के लिए ही पैदा हुए हो। आपकी हर चीज, हमारी हर धरोहर, हमारी जो संस्कृति थी, हमारा जो इतिहास था, पूरी तरह से उन्होंने नष्ट कर दिया। क्या जरूरत थी उनको छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ रायगढ़ में जाने की और पूरा राजगढ़ जलाने की? इसीलिए कि आप देख ना पाए कि हम लोग किसके वंशज है। इसीलिए कि आपको ये पूरी जो लिखा था, जो हमारे वेदों में था, वो पूरा जला के राख कर दिया इन्होंने, ताकि आपको लगे कि नहीं, यही हमारे माए बाप है, यही सब कुछ है और हम तो गुलामी के लिए ही तैयार हुए। और ऐसा ही काम किया जो आज की तारीख में ये चालू है। आज की तारीख में भी हम लोग बस इसी मानसिकता में काम कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश का है। हमारे देश में क्या ब्रेन्स नहीं है क्या? आज कितनी बड़ी कंपनियां, यानी जो कंपनियां अभी ये आई मीन कितनी बड़ी, जितनी हमारी इकोनॉमी है उतनी बड़ी बड़ी कंपनियां ये हमारे देश, हमारे भारत के लोग चला रहे हैं। और ये सिर्फ मैनेजर करके नहीं चला रहे कि मैनेजर है, ऐसा नहीं, जॉब डिस्क्रिप्शन लेके नहीं काम कर रहे हैं, वो इन कंपनी को बड़ा कर रहे हैं। आप ये जो चेहरे अभी देख रहे हैं ना, इन्होंने उस कंपनी को बड़ा किया है। इतने टैलेंट हमारे पास है, तो क्यों नहीं ऐसा कि हमारे देश का कोई भी आदमी खुद इतनी बड़ी कंपनी बनाता? सबको ऐसा लगता है कि मैं आईआईटी बनूं, जो अच्छे क्रीम है, ब्रेन है, उनको लगता है कि मैं आईआईटी बनूं, आईआईएम करूं और किसी जबरदस्त मल्टीनेशनल कंपनी का मैं सीईओ बन जाऊं या कोई अच्छे लेवल पे जाऊं। क्यों नहीं वो ऐसा सोचते कि मुझे भी इतनी बड़ी कंपनी तैयार करनी है? और जो भी स्टार्टअप यहाँ तैयार होती है ना, वो क्या करते हैं? कॉपी करते हैं, कॉपी। बाहर की कोई अमेजोन बन गए तो बस वजह से अपना फ्लिपकार्ट तैयार करो, उसको बेचो 100% और अपना पैसा कमाओ। कोई भी उबेर से बनी ओला, ये सब 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 वैसे ही है। और बाकी दूसरा ब्रेन क्या करता है? एक दूसरा ब्रेन जिनको लगता है कि देश के लिए कुछ करे, क्या करे, तो क्या करे देश के लिए? आईएएस बने, आईपीएस बने, ऐसे कुछ पोजीशन पे जाए जिसमें अपने को पावर मिले, बाकी सब कुछ मिले, बस। ये है अपना ब्रेन जो आज की तारीख में कर रहा है। और हम लोग एक, और आज आज तो इतना आसान हुआ है, तब तो शायद अंग्रेजों को टाइम, बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी कि दो राज्यों के बीच में कैसे हम लोग दरार डाले, क्या करें, कैसे निकाले का। आज तो इतना आसान हो गया कि दो भाई भी आराम से उनको हम लोग जुदा कर सकते हैं। ऐसी पोजीशन में हम लोग हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। हमारे साथ भी जापान ने शुरुआत की थी। जापान 1945 में जो दूसरा विश्व युद्ध बंद हुआ, वो जापान की तबाही से बंद हुआ। पूरा जापान राख हो गया था, राख। ऐसे ऐसे परिस्थिति में फिर जापान ने क्या किया, वहां ये जो आकियो मोरिटो करके हैं उद्योजक, उन्होंने ऐसी ही पड़ी हुई इमारत, जैसे आपको दिख रही है, ऐसी एक पड़ी हुई इमारत में एक कंपनी की शुरुआत। दो ऐसी चीजें थी जिसको आप सुन के एकदम चौंक जाएंगे। एक तो वो उस कंपनी में जो प्रोडक्ट वो करना चाहते थे, उस प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं थी। अमेरिका में वो प्रोडक्ट बन रहा, उसकी टेक्नोलॉजी थी, वो था ट्रांजिस्टर। और जो प्रोडक्ट उन्हें वो बनाने वाले थे, बनाया उन्होंने, वो अपने देश में बेच नहीं सकते थे, क्योंकि किसी के पास इतने पैसे ही बचे नहीं थे। पूरा देश एकदम कंगाल हुआ था। ऐसे ऐसे दिनों में उन्होंने वो कंपनी की शुरुआत की, टेक्नोलॉजी लाई, यहाँ ट्रांजिस्टर तैयार किया और वहां फिर अमेरिका में जाके बेचा। और पूरी दुनिया को, पूरे देश को उन्होंने इंस्पायर किया। और उसके बाद जापान में जो एक मूवमेंट की शुरुआत हुई, जो उद्योजकता तैयार हुई, आज की तारीख में तो ये जो आप टोयोटा से लेके आप बोलते हैं टोयोटा की कार लो या सुजुकी की कार ली, ये सभी जापान की है। ये इसका एसी लू, ये कितनी सारी कंपनियां जो जापान की है, जो पूरी दुनिया में आज की तारीख में लीड कर रही है। पूरी दुनिया में एक विकसित, डेवलप्ड कंट्री करके जापान है। और दोस्तों, ये काम हम लोग भी कर सकते हैं। भले ही आज कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी हो, किसी भी कौन से भी इंडिकेटर में अगर भारत आपको पीछे लग रहा है, लेकिन आप कभी मत भूलिएगा कि जो खून हमारे नसों में है ना, वो खून उन लोगों का है कि जिन्होंने पूरी दुनिया पे राज किया है। 90% ऑफ द टाइम अगर हम दुनिया की सबसे बड़े सब्जेक्ट में हम लोग कंपैरिजन भी नहीं हो सकते। वो खून आज की तारीख में भी हमारे रगों में दौड़ रहा है।
दोस्तों आज भी अगर हम लोग जो सोचेंगे वो कर सकते हैं, जो जो चाहे, जो डिसाइड करे वो कर सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ लोगों को प्रज्वलित करने की, लोगों को बताने की, लोगों को उठाने की और बताने की कि उठो, आप करो, और हम लोग ये कर सकते हैं। अगर हमारे देश को फिर से उस बुलंदियों को लेके जाना है तो हम लोग कर सकते हैं। ये सिर्फ चेतना जगाने की आज जरूरत है। दोस्तों यही है एमसीएल। एमसीएल फैमिली, एमसीएल मूवमेंट क्या है? एमसीएल यानी आपके लोगों को, यही है हमारे सभी लोगों को जो आप सोए हुए हैं, ऐसे अननेसेसरी चीजों में उलझे हुए हैं, उनको जगाने की, उनको बताने की चलो मिलके पूरे देश को फिर से सुजलाम सुफलाम करते हैं। और ये बातें करने से नहीं होगा, कितने भी ऐसे हम लोग लेक्चर्स दे, कितने भी ऐसा कुछ, इससे नहीं होगा ये। इसके लिए हमें ये प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, करके दिखाने पड़ेंगे, और ऐसे करके दिखाने पड़ेंगे कि लोगों को पता चले। लोगों के सामने एक कोई इंस्पिरेशन ही नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं कि देखो ये करने के बाद इतना मान, इतना सम्मान मिलता है, इतने पैसे मिलते हैं, ये नहीं है किसी के सामने। क्या मोरल्स है, क्या क्या रोल मॉडल्स है आज हमारी सोसाइटी में, नहीं है। वो तैयार करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे प्रोजेक्ट्स, बात करने से नहीं होगा। दोस्तों आज की तारीख में हमारे देश में ये देखो ये कंपनियां काम राज कर रही है, राज। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 है ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी। सोशल मीडिया पे अगर आप जाओगे तो फेसबुक इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम किसका है? अमेरिका का। मैसेजिंग की बात करें तो नंबर 1 कंपनी कौन सी है? व्हाट्सएप अमेरिका की, हाइक चाइना की। सर्च में तो हम लोग सर्च भी नहीं बोलते, गूगल करो, अमेरिका। ई कॉमर्स में कौन सी कंपनी है? फ्लिपकार्ट अमेरिका, अमेजॉन अमेरिका, पेटीएम मॉल चाइना। मोबाइल जो आप खरीदते हो ये सभी वीवो ओप्पो किसके है? जियोमी नंबर 1 कंपनी हमारे वो चाइना की है। सैमसंग कोरियन है, वीवो अगेन चाइना की है। जो एप्पल की बात करते हैं वो भी चाइना, वो भी अमेरिका का। राइड यानी आपको क्या लगता है, ओला अपनी अपने देश की कंपनी है? ओला अपने देश के लोगों ने शुरुआत की, लेकिन अपने देश की कंपनी है क्या? 90% उसमें जो इक्विटी है, जो उसकी मालकी है, वो चाइना की है। तो ओला चाइना की कंपनी, उबेर अमेरिका की कंपनी। अगर फूड डिलीवरी की बात करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि जोमेटो से मंगाओ या स्विगी से मंगाओ, और हमको ये पता ही नहीं। आप जोमेटो लो, आप स्विगी लो, ये दोनों कंपनियां दिखती अपनी है, लेकिन है किसकी? चाइना की। चाइना ने पूरी मालकी, पूरा इन्वेस्टमेंट उसमें किया है, और आज की तारीख में 90% से ज्यादा इक्विटी चाइना की। पेमेंट वैलेट जो बोलते हैं पेटीएम, पेटीएम करो, ये अलीबाबा का है, चाइना का। ओला मनी अगेन चाइना। ग्रोसरी बिग बास्केट टेंसेंट चाइना, ग्रोफर्स चाइना। वीडियो स्ट्रीमिंग जो हम लोग देखते हैं ना, दिन भर इतना टाइम वेस्ट हमारा करते हैं। आप नेटफ्लिक्स ले, नेटफ्लिक्स देखे या अमेजोन देखे, दोनों है अमेरिका के। क्या देखते हो, कैसे देखते हो, ऐसे सजेशन देते हैं आपको। इस तरह से गुलाम करके रखा है हमको। म्यूजिक स्ट्रीम में सिर्फ जो छोड़ा तो ये गाना जो हम लोग बोलते हैं ना, गाना.com, ये भी है चाइना का, क्योंकि चाइना ने पैसे डाले। गूगल है, अमेजोन है, ये पूरे इंडस्ट्री। और ऐसी कई बड़ी लिस्ट है जिसमें मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे इन लोगों ने गुलाम बना के रखा है और कैसे रूल कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, और हम लोग बस वही गुलामी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि एमसीएल, इन लोगों ने बाकी की कंपनियों जैसे एकदम सस्ते आसान से जो तरीके अपनाए वो एमसीएल करेगी? आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा यहां हो रहा है, थोड़ा सा हम लोगों ने टाइम लिया ये प्रोजेक्ट्स करने के लिए, तो हम लोग बाकी के बाहर से पैसे मंगा और आप सबको गुलाम करेंगे? ना हम एमसीएल को गुलाम करेंगे, ना एमसीएल की किसी कंपनी को गुलाम होने देंगे। ये पैसे वगैरह जो हम लोग जो कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं कर रहे ताकि हमारा नाम भी ऐसे जाए। हम लोग 100% इंडियन कंपनी तैयार कर रहे हैं। कोई भी आसान तरीका हम लोग नहीं अपनाएंगे। कोई भी अगर हमको पैसे देने आएंगे तो हम लोग नहीं लेंगे पैसे, जब तक पूरी तरह से माल की इक्विटी हमारी ना रहे। और ये सबसे बड़ा लेसन है, ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। हमारी सभी कंपनियां, हमारे किसान और किसान ही होल्ड करेंगे, कोई बाहर के कंपनी का डायरेक्टर यहां आके नहीं बसे। दोस्तों और दूसरी चीज जो मुझे आपको बतानी है आज आपके सामने, वो रखनी है, वो है कि ना हम ये इंपोर्ट में क्या लेते हैं, एक्सपोर्ट में क्या लगता है, इस पे जाना नहीं चाहिए। कितना इंपोर्ट है, कितना एक्सपोर्ट है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, कैसे बैलेंस है, ये नहीं। अरे पहले देखो ना अपनी क्या ताकत है, क्या हैसियत है, क्या कर सकते हैं हम लोग। अरे कहां से आए हम लोग, क्या करते थे हम लोग, कभी तो रियलाइज करो ना, कभी तो रियलाइज करो, कभी तो पढ़ो उनके बारे में, समझो।
कि उन्होंने क्या किया और क्या करने की ताकत रखते हैं हम लोग, वो पोटेंशियल रियलाइज करने की जरूरत है। और मैं आपको बोलता हूं, अंग्रेजों ने भले ही बहुत कुछ किया, ये माने ये कुदरत ने बहुत कुछ दिया हमको, और इतने रिसोर्सेज दिए हैं ना कि उसके बलबूते पे हम लोग फिर से वो काम कर सकते जो हमने किया है पहले। दोस्तों, हमारे पास ब्रेन की कमी नहीं, ऐसे ऐसे ब्रेन हमने दुनिया को दिया है कि जिन्होंने दुनिया का नेतृत्व किया है। आज की तारीख में भी अगर आप देखोगे, जो जिस जिस सेक्टर में ब्रेन की जरूरत है, दिमाग की जरूरत है, ऐसे सेक्टर में इंडियंस आगे है। आईटी में लीजिए या ऐसा कोई भी, फार्मा में मैंने आपको बताया, तो ऐसे सेक्टर जहां ब्रेन चाहिए ना आपको, तो हमारे लोग आगे हैं। साइंटिस्ट, नासा से लेके कहीं भी किधर भी आप हम लोग बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो फिर से हम लोग उस लेवल तक जा सकते हैं, उस लेवल की हम लोग इकोनॉमी, उस पोजीशन हासिल कर सकते हैं। सिर्फ एक काम हमको करना पड़ेगा और वो है एग्रीकल्चर, खेती। आप बोलेंगे शायद एग्रीकल्चर तो पास था, तब इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, कुछ नहीं थी, तब ठीक था खेती बीती करना, खेती बाड़ी करना, एग्रीकल्चर करना। लेकिन आज के जमाने में अगर वर्चुअल ये है, ऐसा वो है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे अगर हमें दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनना है? तो दोस्तों, आज की तारीख में पूरी दुनिया ऐसे संकट में है, ऐसे ऐसे संकट में कि पूरी दुनिया चाहती है कि हर प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप लेके आओ ना, तो सस्टेनेबल हो, यानी इस फॉसिल फ्यूल जैसे ना हो कि सिर्फ 20 30 40 50 साल आपने इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया खतरे में आ गई। ऐसा नहीं, प्रोडक्ट ऐसा हो कि हजारों साल आप इस्तेमाल करो तो वो चलता रहेगा, आजू बाजू का अपनी दुनिया अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, सस्टेनेबल होगा। और ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स कहां से आते हैं? ये आते हैं प्रकृति से। सस्टेनेबल प्रोडक्ट कहां से आते हैं? तो ये आते हैं एग्रीकल्चर से। तो जो भी चीजें, जो भी प्रोडक्ट्स अभी आपने देखे ना, वो सभी प्रोडक्ट्स, वो सभी जरूरतें हम लोग अपनी खेती से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले जो सेक्टर जो हम लोग डेवलप करने वाले हैं, अपना भारत देश और हम लोग एमसीएल, वो है ऑयल एंड गैस। दोस्तों, आपको क्या करना है, अभी जो फैक्ट्री हम लोग आपके यहाँ तैयार करने वाले, बायोफ्यूल स्टेट, बस वही करना है। और ऐसा नहीं कि एक आपने फैक्ट्री लगाई और उसको ही चलाना है, चला है जिंदगी भर, नहीं। आपके तहसील में जितना पोटेंशियल है, कम से कम 20 फैक्ट्री तो लगेगी, लेकिन उसके आगे हो सकता है कि आपके तहसील में 30 फैक्ट्रियां लगे, आपके तहसील में 40 ऐसी फैक्ट्रियां लगे जो हम लोग तैयार करने वाले, 40 लगे, 50 लगे, तो जो पोटेंशियल अपने तहसील में है उसको हमें बढ़ाना है। क्योंकि हमारे पास पूरे भारत में इतना पोटेंशियल कि सिर्फ हम लोग अपने पोटेंशियल के ऊपर ध्यान दें तो पूरी दुनिया के लिए ऑयल एंड गैस 20% हम लोग तैयार कर सकते हैं। ये जो फॉसिल फ्यूल है उसको पूरी तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। आज दुनिया का 4 से 4.5% हम लोग ऑयल एंड गैस मंगा रहे हैं, हम लोग दुनिया को 20% देंगे, और इतना अगर देंगे तो हम लोग कितना पैसा कमाएंगे बताइए आप। अब ये फिगर बहुत कम है कंपैरिजन में, मैंने वो एक्चुअल फिगर नहीं दिया। कम से कम 15 से 20 लाख करोड़ का माल हर साल हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। जैसा मैंने कहा कि पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स यानी आपकी जिंदगी की शुरुआत, दिन की शुरुआत होती है इससे, पूरा दिन भर हर जगह पे आपके प्रोडक्ट्स लगते हैं। ये सभी प्रोडक्ट्स हम लोग अपने खेतों में तैयार कर सकते हैं। और ये बिजनेस ये इतना बड़ा है, ये जो प्रोडक्ट्स है, ये जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का जो सेक्टर है, ये आज की तारीख में फ्यूल से भी बड़ा सेक्टर है, ईंधन से भी बड़ा सेक्टर है। और इसका 10% भी हम लोग दुनिया को दे पाए, हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो कम से कम 30 से 40 लाख करोड़ इतना हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इतना पैसा हम लोग कमा सकते हैं देश के लिए। ऑर्गेनिक फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स। दोस्तों, फूड इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। 6 ट्रिलियन से ज्यादा माल बेचा जाता है फूड का पूरी दुनिया में। नंबर 1 इंडस्ट्री कुछ है तो फूड की है, और इसमें से ऑर्गेनिक सिर्फ 3% है। पूरी दुनिया को अभी पता, मालूम है, एस्टेब्लिश है कि ये सब हो रहा है उस केमिकल की वजह से, इस कैंसर फार्मिंग की वजह से, केमिकल फार्मिंग की वजह से। और पूरी दुनिया जानना चाहती है अभी ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री, जो धीरे धीरे बढ़ रही है। और इसमें भी बहुत बड़ा नेतृत्व
भारत कर सकता है। हमारे पास इतना पोटेंशियल है। आप देखिए, देखो आप कंपैरिजन कीजिए उस ईरान से, क्या है उसमें उनके पास, इजराइल से क्या है उनके पास। इजराइल के पास तो इतनी जमीन है, इतना देश है वो, कि हमारे स्टेट भी सब उससे बड़े हैं। और जितनी भी जमीन उनके पास है ना, 20% ही खेती हो सकती है, 80% रेगिस्तान है, खेती नहीं हो सकती। फिर भी उन्होंने खेती की और आज पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो अपने पास तो सब कुछ है ना, क्यों नहीं करेंगे हम लोग। और अगर वो अच्छी तरह से करेंगे तो लगभग 40 से 50 लाख करोड़ का माल हर साल निर्यात कर सकते हैं हम लोग। ये पोटेंशियल है अपना। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि 100% जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है ना आज की तारीख में, वो सब केमिकल इंडस्ट्री। ये सभी केमिकल, यही कारण है कि जिसकी वजह से ये सब कैंसर फैलता जा रहा है। और ये फर्टिलाइजर भी आ रहा है उस क्रूड ऑयल से। हम हर फैक्ट्री में जब 100 गुना जब 100 टीपीडी जब हम लोग फ्यूल तैयार करने वाले, तो तब उसी फैक्ट्री में हम लोग 150 टन हमारे फर्टिलाइजर भी तैयार करने वाले। तो हमारे पास तो इतना पोटेंशियल है कि हम लोग पूरी दुनिया की ये जो जरूरत है फर्टिलाइजर की, उसे पूरा कर सकते हैं। आपको मालूम है कि अभी आज श्रीलंका में क्या चल रहा है? श्रीलंका में एक बहुत बड़ा क्राइसिस चालू है। श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्ष, उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, डिसीजन लिया। उन्होंने बोला कि मैं अपने देश से ये केमिकल फार्मिंग, कैंसर फार्मिंग को पूरी तरह से हटा दूंगा, 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करा। और उन्होंने वैसे रूल किए। उन्होंने पूरे केमिकल फर्टिलाइजर की पूरी सप्लाई बंद कर दी। लेकिन क्या हुआ कि वहां किसानों के पास फिर खेती करने के लिए फर्टिलाइजर ही नहीं था, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही नहीं हुआ। और जब ये फर्टिलाइजर नहीं तो खेती कैसी होगी, तो माल कैसे बाहर आएगा। तो पूरी देश में आज श्रीलंका में खाने की शॉर्टेज है। ये खाने यानी फूड की, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की शॉर्टेज है। वहां सादे अपने आलू 200-300 रुपए किलो चल रहे हैं। और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, पूरे देश की अर्थव्यवस्था अभी खतरे में, संकट में है, फाइनेंशियल क्राइसिस पे है। दोस्तों, पूरी ये जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, ये $200 बिलियन की, यानी लगभग 15 लाख करोड़ की। तो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन इसमें भी हम लोग कर सकते हैं। और बहुत कुछ है जो मैं इस छोटे से वेबिनार में आपको नहीं बता सकता। लेकिन आप ऐसा समझिए कि जैसा आकियो मोरिटा ने एक चीज बेची, इंस्पायर किया कि नहीं लोगों को, और बाद में क्या हुआ। तो आज तो हम लोग देख रहे हैं कि ये आयात करने में सर कितने चीजें चाइना से हम लोग ऐसे मंगा रहे हैं कि जो हम लोग खुद तैयार कर सकते हैं। वो मूवमेंट की जरूरत है। एक बार हमने इस क्षेत्र में काम करके दिखाया तो आई एम श्योर कि बाकी के क्षेत्रों में हमारे सभी इंडियंस, सभी देशवासी लोग इसमें अच्छा काम करेंगे और फिर भारत को फिर से उसमें लेके जाएंगे। सिर्फ हमें एक काम मिलके करना है, और वो है हमारा ये राजा जो है उसको एम्पावर करना, उसको सबल करना, उसको उसकी ताकत बढ़ाना। क्या जरूरत है उसकी ना, वो देखो। आप जिस गांव में रह रहे हैं, आप जिस तहसील में ना, क्या है, कैसी जमीन है, क्या कर सकते हैं हम लोग। आपके यहाँ पहाड़ है ना, आपके यहाँ नेपियर ग्रास नहीं हो सकता, क्या हो सकता है ना, वो आपकी एक तो हम लोग आपको बताएंगे क्या प्रोडक्ट तैयार करने हैं, कैसे तैयार करना है। लेकिन आपके वहां का जो एग्रीकल्चर असिस्टेंट है वो भी आपको बताएगी कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन हमारा जो एक खेडूत है, हमारा ये जो किसान है, आज उसकी जो जो प्रॉब्लम्स है ना, वो पूरी तरह से हमको मिटानी है। बस उसके हाथ मजबूत करने हैं। और ये एक ही अकेला ये राजा है, ये आदमी है जो फिर से अपने देश को उन्नति और फिर से सुजलाम सुफलाम बनाएगा। और यही काम पूरे एमसीएल के मार्फत हमें पूरे देश में करना है। और दोस्तों देखिए कि नेचर, प्रकृति ही रास्ता है। कितने भी प्रॉब्लम, आज जो भी चैलेंजेस आज हमें सामने दिखाई दे रहा है, आज ग्लोबल वार्मिंग हो, ये हंगर का प्रॉब्लम हमने देखा, ये बाकी सभी सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, इनइक्वालिटी दिख रहे हैं, इस सभी का जो सोल्यूशन है वो हमारे प्रकृति में है। प्रकृति में हमें प्रकृति के पास ही जाना पड़ेगा अगर हमको सोल्यूशन चाहिए तो। क्योंकि एक छोटा सा वायरस क्या करके रखा उसने पिछले 2 सालों से, छोटा सा वायरस, वो कोरोना हो, ओमिक्रॉन हो, पूरी दुनिया झुलझ रही है उससे। अभी क्या करें, कैसे करें। लेकिन अपनी धरती मां, अपना ये पर्यावरण हजारों लाखों सालों से करोड़ों जीवों को संभाल रहा है कि नहीं। हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, वो संभालेगा, आगे के हजारों सालों तक संभालेगा। हमें सिर्फ उसका ख्याल रखना है ना। ये जो पूरी सिस्टम जो बनाई है उसको ही हम लोग डैमेज कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं।
तो कैसे कम कर पाएंगे? तो ये प्रकृति का जो भी अभी हम लोग काम करें, यही आखिर में सोल्यूशन है, और यही हम लोग दुनिया को बताने वाले हैं। जैसे हम लोग इस फर्स्ट फेज में प्रोजेक्ट्स करेंगे, जिस तरह का हम लोग काम करेंगे ना, यही सॉल्यूशन पूरी दुनिया के सामने हम लोग रखने वाले कि यही सस्टेनेबिलिटी का रास्ता है। दोस्तों, फिर से एक बार मैं आप सभी को इस पवित्र दिन की बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं कि इस साल में, आने वाले दिनों में जो जबरदस्त काम आप कर रहे हैं, वो फिर से ऐसे ही चालू रखें। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और यही रुकता है। थैंक यू। थैंक यू श्याम सर, व्हाट अ थॉट, व्हाट अ थॉट। जो 2 फ्राइडे श्याम सर ने मिलकर हम सबको समझाया, इट्स अ फैंटास्टिक थॉट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को जिस तरह से श्याम सर ने आज हम सबको समझाया है, वो एक अपने आप में शांतिपूर्वक इस दोनों सेशंस को अगर हम सुनेंगे तो शायद हम इंडियन इकोनॉमी के एक बहुत ही क्लिष्ट सब्जेक्ट को आसानी से समझ जाएंगे। हैट्स ऑफ टू श्याम सर। सच में आज मैं बहुत सा उत्तेजित एनर्जेटिक रहता हूं, बट आज ये सब सुन के कहीं ना कहीं दिमाग झंझोड़ चुका है और सोचने में मजबूर हुआ है कि एमसीएल इन सब चीजों को किस तरह से देख रहा है और किस तरह से रिजॉल्व करने वाला है, और ये सारी चीजें फार्मास्यूटिकल कैसे होने वाली है, ये सब चीजें सोचने लायक है। आपने देखा होगा कि श्याम सर ने कितने आसानी सरलता पूर्वक हमें समझाया है कि हम एमसीएल परिवार ही इस देश को सही मायने में इकोनॉमी का अलग एजेंडा, एक अलग आलेख दिखा सकते हैं। हैट्स ऑफ टू श्याम सर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ये कहानी बहुत सालों तक याद रखी जाएगी, और यस, वैसी वो कहानी राष्ट्रमाता स्वराज्य जननी जिजा माता जी की कहानी, जो एक इंस्पिरेशन स्टोरी है, जिसको आज हमारे सामने अचानक रखा है, वो भी अपने आप में हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है आने वाले समय के लिए कि हम किस माँ की संतान है। भारत माता के साथ जिजा माता का कितना बड़ा योगदान है, ये आज हमें समझ में आया। तो थैंक यू वेरी मच श्याम सर, थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम, और इस एमसीएल परिवार जुड़े हुए सारे फार्मर्स, सारे चैनल पार्टनर्स, सारे बीडीएस, प्राइम बीडीएस, सीनियर बीडीएस, एमबीएस ओनर्स, एमपीओ ओनर्स, और सब लोग जो एक क्रांतिकारी एमसीएल रिवोल्यूशन की तरफ अपना हाथ बढ़ा के काम कर रहे हैं, उन सब के लिए आज का सेमिनार, आज का वेबिनार एक बहुत बड़ा दीपस्तंभ की तरह काम कर गया है, इतनी मुझे आशा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल एवरीबॉडी, थैंक यू एमसीएल। यस, मैं हर बार की तरह कहना चाहूंगा, ये सुनने के बाद तो ऐसा ही लगता है और ये सच है कि आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है और एमसीएल ही सुजलाम सुफलाम भारत का रास्ता है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर। एंड मैं फिर एक बार आप सभी को ये नम्र निवेदन करूंगा कि कृपया आप चैट बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर जाकर आपका बहुमूल्य फीडबैक आप हमें भेज दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। एंड शुक्रिया अदा करना चाहूंगा प्राची मैम का, जिन्होंने एक महिला जिन्होंने इस देश को एक ऐसे सुपुत्र को सौंपा जिसने पूरी हिस्ट्री, पूरी चीज बदल डाली, और उन चीजों को आज भी हम आदर्श मानते हैं। थैंक यू वेरी मच प्राची मैम। हर बार की तरह एक नई अलग कहानी और जिसका एक अलग नया मोड़ आपने हमें दिखाया, उसके लिए मैं आपका पूरे एमसीएल परिवार की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उस दूरदृष्टि रखने वाले इंसान का जिसने हमारे आसपास, पास पड़ोस में जो छोटी छोटी चीजें हो रही है, जिनके पास शायद हमें आज देखने के लिए फुर्सत तक नहीं, लेकिन हम ये सोच भी नहीं सकते
कि इन्हीं चीजों के वजह से हमें स्वतंत्रता मिलने के बावजूद भी आज हम किस प्रकार से गुलामी में जी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज भले ही हम ये हमारे ऊपर राज करने वाले लोगों को देख नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी हम गुलाम जरूर है। और इस गुलामी को अगर हमें बदलना होगा तो हमें फिर एक बार अपने आप को तैयार करना होगा। और फिर आज जिस प्रकार से हमें बताया गया है कि हम बिजनेस नहीं करते, हम तो बस ट्रेडिंग करते हैं, हमें इस मानसिकता को, हमारे इस विचार को बदलना होगा। हमें फिर एक बार उस गौरवशाली इतिहास को अगर रिपीट करना है तो अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है दोस्तों। और ये सारी चीजें होगी सिर्फ और सिर्फ एमसीएल से, क्योंकि मूल रास्ता जो है और वो है नेचर की ओर जाने का, हमारे धरती माँ की संरक्षण का, और वो सारी चीजें हम हमारे खेती से करने वाले। फिर एक बार हम अपने राजा को, हमारे किसान भाई को हम फिर एक बार अच्छे दिन दिखाने वाले। सो थैंक यू वेरी मच, ये सोच हमें देने के लिए, हमारे विचारों को और प्रगल्भ बनाने के लिए मैं दिल से श्याम सर आपका धन्यवाद अदा करता हूं पूरे एमसीएल परिवार की ओर से। थैंक यू वेरी मच। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा आप सभी का, आप हमारे प्राइम बीडीए चैनल पार्टनर, हमारे एमपीओ, एमबीएस, एमबीपी और सारे एमसीएल के स्टेक होल्डर्स, क्योंकि हर शुक्रवार आप यहाँ पर आते हैं, इस सोच को आप लेकर फिर जनमानस में जाकर इसे काम करते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी एमसीएल टीम का, जो ये सारी चीजें आप तक लाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और आज के इस शुभ अवसर पर मैं फिर एक बार मंगेश सेलार आपका होस्ट आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सबको अपना, अपने परिवार का और पूरे एमसीएल परिवार का सेहत का ख्याल रखना है। तो धन्यवाद फिर एक बार। और मैं यहाँ ये घोषित करता हूं कि आज का ये वेबिनार यही समाप्त हुआ। धन्यवाद।